नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। टोटल देखो 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक, चाइना के खिलाफ इंडिया की अंडर बैलेंसिंग से संबंधित आसान भाषा में इस आर्टिकल को समझेंगे। बाकी इश्यूज तो देखो हमने डिस्कस किए हुए हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का इशू है उससे संबंधित आर्टिकल है वो हमने डिस्कस कर रखा है, कोलिजियम से संबंधित आर्टिकल है वो हमने डिटेल से डिस्कस किया। लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर के 2 ऐसे इशू हम उठाएंगे जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किए हैं। जैसे देखो, एक 8 साल की बच्ची है, उसने मोंक हुड धारण कर लिया, यानी वो साध्वी बन गई। ये इशू एथिकली कितना रोंग या फिर एथिकली कितना राइट है। और एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे न्यू इंडिया के लिए आत्मनिर्भरता। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए एथिक्स का। आप ये वीडियो देखिए। ये जो पर्सन सीपीआर दे रहे हैं ना, चेस्ट थंपिंग करके, ये आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है यशपाल गर्ग। देखो, इनके सामने एक पर्सन को हार्ट अटैक आया, तुरंत इन्होंने सीपीआर दी और इनकी जान बच गई। तो इन्होंने देखो बहुत बढ़िया जबरदस्त एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है ह्यूमैनिटी का। मतलब वैसे इनकी ड्यूटी नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, लेकिन बेसिक जो सीपीआर देने की स्किल थी वो इनके पास थी और बियॉन्ड ड्यूटी जाके इन्होंने जान बचाई इस शख्स की। देखो, जो आजकल आपको पता है हार्ट अटैक काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इवन स्कूलों में भी। ये कुछ पलट गया, हाँ अब ठीक है। तो स्कूलों में भी ये जो बेसिक स्किल है ना, सीपीआर जैसी, फर्स्ट एड जैसी, ऐसी बेसिक स्किल्स हमारे स्कूलों में भी अब दी जानी चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में ना इस प्रकार की स्किल दी जाती है। जैसे हमारे देश में नॉर्मल स्किल्स भी बच्चों को नहीं दी जाती, जैसे स्विमिंग वगैरह है। बड़े बड़े स्कूलों में स्विमिंग वगैरह की स्किल दी जाती है और उसकी फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एथिक्स का एग्जाम्पल, ये देखो काफ़ी अच्छी ये वीडियो है। तो ये एथिक्स का एग्जाम्पल आप प्रेजेंट कर सकते हो कि जब सिविल सर्वेंट बियॉन्ड ड्यूटी जाके काम करते हैं। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल चाइना के अगेंस्ट इंडिया की खराब रणनीति से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हैप्पीमन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। देखो, राइटर ना आर्टिकल में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अंडर बैलेंसिंग चाइना। अंडर बैलेंसिंग चाइना मतलब चाइना के अगेंस्ट संतुलन ना होना। सिंपल वर्ड्स में आपको बोलूं, चाइना जिस हिसाब से इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशन शो कर रहा है, उतना एग्रेशन इंडिया नहीं शो कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। पाकिस्तान देखो कुछ बोलता है इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया के पॉलिटिशियंस, सरकार में जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तब की तब स्टेटमेंट दे देते हैं, पाकिस्तान को धमकाने लगते हैं। लेकिन रेयरली आपने ऐसा देखा होगा कि मिनिस्टर्स चाइना के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं। मतलब जितना एग्रेसिव चाइना है इंडिया के अगेंस्ट, उतना एग्रेसिव इंडिया नहीं है चाइना के अगेंस्ट। ये है इंडिया की अंडर बैलेंसिंग। तो राइटर क्वेश्चन पूछते हैं कि गलवान वैली की घटना हुई, उसके बाद कुछ दिनों पहले फिर से अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना के जवानों के बीच में झड़प की खबरें आई। मतलब चाइना के जवानों ने एलएसी को पार करने की कोशिश की थी। तो ऐसा क्यों है कि इंडिया उतना एग्रेसिव नहीं है? राइटर 3 संभावनाएं व्यक्त करते हैं। क्या इंडिया बक पास करना चाहता है कि चाइना से कोई और डील करेगा, हमारे बस की बात नहीं है? या फिर इंडिया चाइना को अपीज करना चाहता है कि भैया आप हमारे साथ प्लीज ऐसा मत कीजिए, चाइना को खुश करना चाहता है कि आप कुछ भी करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे? या फिर इंडिया थ्रेट को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है कि चाइना की जो थ्रेट है उसे इंडिया रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। सरकार चाइनीज थ्रेट को बहुत ज्यादा नहीं प्रेजेंट कर रही है देश की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के आगे। इसमें देखो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी बात हम नहीं करेंगे। तो राइटर ये 3 क्वेश्चंस रेज करते हैं कि चाइना के अगेंस्ट इतना एग्रेसिव नहीं है। हो सकता है 3 रीजन हो। इंडिया बक पास कर रहा है कि हम नहीं, कोई और चाइना का मुकाबला करेगा। दूसरे नंबर पे चाइना को अपीज कर रहा है, इंडिया खुश करने की कोशिश कर रहा है। तीसरे नंबर पे थ्रेट को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। अब ना इन क्वेश्चंस का जवाब राइटर खुद ही देते हैं। वो कहते हैं कि अभी इंडिया चाइना के सामने सेम एग्रेसिवनेस नहीं शो कर रहा है। उसके पीछे इंडिया का एक छुपा डर है। डर यह है
कि अगर देखो कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है चाइना के साथ में, तो अभी देखो, अभी तो लद्दाख रीजन में आपको पता है इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हैं। कुछ पॉइंट्स पे तो डिसएंगेजमेंट हो गया है, दोनों देशों की फोर्सेस पीछे जा चुकी हैं जहां पे आमने सामने थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर अभी भी दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं। अगर कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है तो देखो पूरे बॉर्डर पे, पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने आ जाएगी। इंडिया ऐसा नहीं चाहता है। मतलब अभी तो फाइट सिर्फ लद्दाख रीजन में है, फिर पूरे एलएसी पर ज्यादा फ्लैश पॉइंट्स दिखने लगेंगे, ज्यादा झड़पें होने लगेंगी। ये जो सिचुएशन है ना, इंडिया के हित में नहीं है, इसलिए अभी इंडिया चाइना के अगेंस्ट सेम एग्रेसिवनेस नहीं शो कर रहा है। दूसरा एक डर यह भी है, चाइना जो है वो सुपीरियर पावर है, सुपीरियर मिलिट्री पावर है, उनके पास हमसे ज्यादा बढ़िया मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं। मतलब अभी फिलहाल हम उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। तो कहीं ना इंडिया की सोच ये है कि अभी रुका जाए थोड़ा, चाइना का अभी इकोनॉमिकली चाइना का मुकाबला किया जाए। अभी चाइना की इकोनॉमी का साइज इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना ज्यादा है। सही वक्त का इंतजार किया जाए, जब इंडिया की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के बराबर आए, तब इंडिया अपने आप को ज्यादा असर्ट करना स्टार्ट करे चाइना के सामने, ज्यादा एग्रेसिव हो चाइना के सामने। राइटर देखो इसके जवाब में कहते हैं, भैया जब तक इंडिया ग्रो करेगा चाइना भी तो आगे बढ़ जाएगा ना, चाइना की ग्रोथ रुकेगी नहीं। ये सब बातें देखो राइटर की माननी है। मतलब राइटर ये सारी बातें बोल रहे हैं कि जब तक इंडिया ग्रो करेगा चाइना और आगे निकल चुका होगा। तो जो गैप है ना इंडिया और चाइना की इकोनॉमी के बीच में, वो आसानी से फिल होने वाला नहीं है कि भारत सरकार ये बोले कि हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, जब हमारी इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के बराबर आएगी तब हम एग्रेसिवनेस शो करेंगे, तब हमारे पास ज्यादा हथियार होंगे। तो राइटर कहते हैं ऐसा दिन नहीं आने वाला है, तब तक चाइना भी काफी आगे निकल चुका होगा। तो अब ना राइटर अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स बताते हैं क्या करना चाहिए चाइना का सामना करने के लिए। देखो, सबसे पहले आप कैलिब्रेटेड एस्केलेशन कर दो, मतलब टिट फॉर टैट की स्ट्रेटेजी अपनाओ। अगर चाइना के ट्रूप्स इंडिया की साइड आगे आते हैं तो इंडिया के ट्रूप्स भी चाइना की साइड आगे जाने चाहिए। अगर चाइना की साइड कुछ अनमैन्ड एरियाज हैं जहां पे चाइना की फोर्सेस तैनात नहीं हैं, तो इंडिया के सोल्जर्स जाके वहां पे अपनी पोस्ट को ऑक्यूपाई करें। अब देखो इसमें एस्केलेशन तो होगा, लेकिन इंडिया की रणनीति टिट फॉर टैट जैसी होनी चाहिए कि एक बार चाइना वाले आए तो अगली बार इंडिया वाले आए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट थोड़ा और इंक्रीज करें चाइना के लिए, जैसे चाइना से कम माल इंपोर्ट करें। चाइना की जो एप्लीकेशंस अभी इंडिया में बैन है, चाइना के ऊपर टेक्नोलॉजिकल जो डिपेंडेंसी है इंडिया खत्म करे। तीसरा सजेशन राइटर का ये है, न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। इंडिया भी लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे और दिखाए चाइना को कि देखो आप इस प्रकार से एग्रेसिवनेस शो करोगे, इंडिया की साइड बार बार आगे आओगे, एस्केलेशन करोगे, तो फिर हम हमारे जो ये लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स है ना, जिनका इंपैक्ट एक लिमिटेड एरिया में होता है, उन वेपन्स को भी यूज कर सकते हैं। तो ये डर होना चाहिए चाइना में कि न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाएगा इंडिया के साथ अगर हम इसी प्रकार से बॉर्डर पर एग्रेसिवनेस शो करते रहे, बॉर्डर पर वायलेंस होता रहा। चौथी चीज देखो, अभी ना एक पॉइंट यह भी आता है इंडिया के मन में कि ना यूएस के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे ना तो चाइना नाराज हो जाएगा, इसलिए यूएस के साथ एक लेवल से ज्यादा रिश्ते ना इंप्रूव किए जाएं, ना स्ट्रॉन्ग बनाए जाएं, ताकि चाइना को खुश करके रखा जा सके। तो राइटर कहते हैं देखो ये जो सोच है ना गलत है, बल्कि इंडिया को उल्टा सोचना चाहिए कि चाइना के साथ अभी रिश्ते खराब है ना, वो सही मौका है बिल्कुल यूएसए के साथ जितना ज्यादा हो सके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास। लेकिन इंडिया एक चीज ये जरूर क्लैरिफाई करे, जो भी डिफेंस एग्रीमेंट इंडिया साइन कर रहा है ना, जैसे यूएसए के साथ कर रहा है, क्वाड में कर रहा है, तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ हो कि इंडिया को उनसे क्या फायदा होगा। मान लीजिए कल को इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो गया, तो बिल्कुल इंडिया को यह क्लियर होना चाहिए कि यूएस उस सिचुएशन में आएगा नहीं आएगा, अगर हेल्प करेगा तो किस लेवल तक हेल्प करेगा। इसके लिए इंडिया को ना अपनी रेड लाइंस भी ड्रा करने की आवश्यकता है। जैसे चाइना के अगेंस्ट, चाइना ने जैसे पहले गलवान वैली में किया था, 20 हमारे जवान शहीद हो गए थे,
तो इंडिया को ना साफ साफ रेड लाइंस ड्रा करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है, अगर चाइना ने यह किया तो यह इंडिया को बर्दाश्त नहीं होगा, फिर इंडिया इसका जवाब देगा। क्योंकि देखो, हमारे जो मित्र देश हैं ना, जिनके संबंध इंडिया के साथ स्ट्रोंग हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि इंडिया की रेड लाइंस हैं क्या। भाई ये चीज इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तभी तो वो इंडिया का साथ देने के लिए आएंगे। अगर ऐसे ही इंडिया की पॉलिसी में अनसर्टेनिटी रही, विजन अगर इंडिया का क्लियर नहीं है, तो उसका तो देखो चाइना बल्कि ज्यादा फायदा उठाएगा। समझ गए? तो हर एक चीज ना सरकार की तरफ से क्लैरिफाई होनी चाहिए कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, चाइना ने अगर ऐसा किया तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर रेड लाइंस साफ होंगी तो हमारी फोर्सेस भी ढंग से डिसीजन ले सकेंगी और हमारे जो मित्र देश हैं वो भी तुरंत इंडिया की हेल्प के लिए आगे आ सकेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइना के अगेंस्ट इंडिया की अंडर बैलेंसिंग से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है न्यू इंडिया के लिए आत्मनिर्भरता से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पहले देखो एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं आर्टिकल का। देखो, हमेशा से हम ये सुनते आए हैं कि भारत जो है वो पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था और ब्रिटिशर्स ने इंडिया को 200 साल तक गुलाम बनाए रखा। आर्टिकल में ये कहा जाता है ब्रिटिशर्स से पहले ना इंडिया अपनी इनोवेशन के लिए जाना जाता था, कई सारे डोमेन्स में एक्सपर्टीज के लिए जाना जाता था, जैसे गवर्नेंस में, स्पिरिचुअलिज्म में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में और कई सारे दूसरे फील्ड्स में भी। एक समय देखो ऐसा था जब अकेला बंगाल जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया करता था, लेकिन बाद में देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गुलाम बनाया और उन्होंने ना इंडिया की इकोनॉमी को इस प्रकार से मैनिपुलेट किया कि उनका तो फायदा हुआ, लेकिन इंडिया को उन्होंने लूटा। जैसे इंडिया से जो रॉ मटेरियल है उनका एक्सपोर्ट किया जाता ब्रिटेन में और बाद में नेक्स्ट स्टेज में ब्रिटेन के जो बने बनाए प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया की मार्केट में बेचे गए। तो इंडिया की इंडस्ट्रीज तो देखो एक प्रकार से ना तबाही हो गई। अंग्रेजों ने इंडिया को इस प्रकार से रूल किया कि इंडिया का हेल्थ केयर, इंडस्ट्री, ट्रेड, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिज्म सब कुछ ठप पड़ गया, सब कुछ तबाह हो गया। और चूंकि 200 साल तक उन्होंने रूल किया, इंडिया के ज्यादातर सिटीजन्स की ना मेंटलिटी स्लेव जैसी हो गई। उनको लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स हमारे माई बाप हैं, ये सुपीरियर हैं, हम इंफीरियर हैं। उसके बाद देखो ब्रिटिशर्स तो देश छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ लोगों की जो मेंटेलिटी है, सोच है, वो आज भी वैसे ही है जैसे ये जो ब्रिटिशर्स या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं वो सुपीरियर हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ना प्रधानमंत्री मोदी ने ना एक कैंपेन लॉन्च किया जब कोविड-19 आया था ना, तो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की आवश्यकता थी, मतलब बूस्ट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी क्राइसिस आ रहे थे। तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली थी, इस आत्मनिर्भर भारत कैंपेन का मकसद है देश को और सिटीजन्स को सेल्फ रिलायंट बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना। 5 पिलर्स था देखो इस आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के। इकोनॉमी जिसमें क्वांटम जंप आना चाहिए, एकदम से इकोनॉमी आगे दौड़े, ना कि थोड़ा थोड़ा चेंज हो। मतलब एक तो इकोनॉमी में हम इस प्रकार से चेंज ला रहे हैं, एक बिल्कुल टप्पा टप्पा टप्पा, बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न इंडिया के हिसाब से होना चाहिए, पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है उसका इस्तेमाल किया जाए। और सबसे लास्ट में डिमांड एंड सप्लाई की जो पावर है उसका भी फुल यूटिलाइजेशन हो। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में ये भी कहा गया था कि कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जैसे सप्लाई चेन रिफॉर्म्स फॉर एग्रीकल्चर। अब कहने को सरकार वो लेके आई थी फार्म लॉज, आपको याद होगा, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट, रैशनल टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम अभी भी देश का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक आम आदमी को समझ में नहीं आता कब कब कहाँ कितना टैक्स देना पड़ता है। टैक्स लॉज अपने आप में बिल्कुल सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। सिंपल एंड क्लियर लॉज बिल्कुल सिंपल और क्लियर होने चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल बनाया जाए स्किल देकर। सबसे लास्ट में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। फाइनेंशियल सिस्टम में देखो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शेयर मार्केट, सब चीज़ें आ जाती हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम देश में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये आखिरी रिफॉर्म जो बोला गया, मतलब रिफॉर्म्स तो बहुत सारे बोले गए, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब देखो ध्यान से सुनिएगा,
प्रधानमंत्री जब मोदी जब ये कहते हैं ना सिर्फ देश को बल्कि सिटीजन्स को भी सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए, मतलब सिटीजन्स सरकार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। एक प्रकार से ये बोला गया, जैसे बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं ना, तो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनो। स्टार्टअप्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ज़्यादा जॉब क्रिएट हों, ऐसी सरकार की सोच है। लेकिन देखो आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो इकोनॉमी जो है वो लो नंबर ऑफ जॉब्स से सफ़र कर रही है। ऐसी सिचुएशन में देखो सरकार ये नहीं बोल सकती कि सिटीजन्स अपने आप में सेल्फ रिलायंट बने, इंडिपेंडेंट बने। भैया आपको ये समझना होगा कि इकोसिस्टम तो तैयार करिए ना, जहाँ पे कोई बिजनेस भी ओपन करे तो वो बिजनेस चले। तो राइटर इसके लिए सजेस्ट करते हैं कि सरकार काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेके आए। राइटर जो सजेस्ट करते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि सरकार सब कुछ मार्केट पे छोड़ दे। जो कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी बोलती है ना कि सरकार का जो कंट्रोल है इकोनॉमी में वो कम से कम होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बिजनेस, सरकार कोई बिजनेस ना करे, ज़्यादा रेगुलेशन ना करे, सब कुछ मार्केट पे छोड़ दे। तो उस सोच के हैं राइटर कहते हैं कि ना गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स को ओपन कर देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के लिए। लाइसेंस लेने की जो कंडीशन है वो कम से कम हो, रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो। जैसे सरकार रेगुलेट करती है ना अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, शेयर मार्केट को, कम से कम रेगुलेशन हो। जो लॉस मेकिंग पीएसयूज है ना उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जैसे एयर इंडिया को सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट राइटर के द्वारा बोला जाता है। देखो अगर आप अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो ना, उसके लिए एक चीज ये फॉलो की जाती है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट किया जाए। जब कोई सरकार अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करती है ना, उसे कहा जाता है प्रोटेक्शनिज्म। अब आप बोलोगे कि प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, बिगनर्स के लिए बता दूं। प्रोटेक्ट देखो ऐसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, पेन मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी का पेन बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन चाइना की कंपनीज सस्ते पेन इंडिया में भेज देती हैं, तो इंडिया की पेन बनाने वाली कंपनी तो फेल हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा आ रही है। तो सरकार क्या कर सकती है, लोकल पेन बनाने वाली कंपनी को बचाने के लिए बाहर से, चाइना से जो पेन इंपोर्ट किए जाते हैं ना, उस पर ड्यूटी ज़्यादा लगा दे, टैरिफ ज़्यादा लगा दे। तो इस पॉलिसी को कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, कि आप लोकल कंपनीज को, लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए काम कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो उनको। अब देखो दिक्कत ये होती है इस पॉलिसी से कि सरकार अगर डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए टैरिफ लगाती है ना, तो फिर सामने वाला देश भी आपके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाएगा, वो तो चुप करके बैठेगा नहीं। तो इससे तो इंटरनेशनल ट्रेड कम होगा, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसके बाद बारी आती है इनिशिएटिव्स की। सरकार काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स ले रही है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हालांकि इस आर्टिकल में डिटेल से इनिशिएटिव्स नहीं डिस्कस किए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, योगा डे सेलिब्रेशन, आयुष्मान भारत, ये जो हैं सारे प्रोग्राम्स अपने आप में इंडिया के लिए आत्मनिर्भरता को ला रही हैं। जैसे देखो स्पिरिचुअलिज्म में आत्मनिर्भरता, योगा डे सेलिब्रेशन लेके आ रहा है, समझ गए। डिफेंस सेक्टर में अब मेक इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, मतलब डिफेंस सेक्टर में भी अब हम धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। मतलब इनिशिएटिव्स में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। सरकार ज़्यादा खर्च कर रही है फंडामेंटल साइंस में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, और स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रही है। सजेशंस और कंक्लूजन अच्छा है। सजेशन में देखो ये बोला जाता है, आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का जो शेयर है उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना। जैसा कि पहला था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, बंगाल का शेयर देश की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा था। तो इंडिया के शेयर को वर्ल्ड ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना है। दूसरा देखो, आप इंडिया को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते तब तक जब तक सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड बार बार हम बात करते हैं, अभी भी इंडिया के पक्ष में है। वो अगर देखो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके पास स्किल नहीं होगी, तब तक इंडिया फिर सही ढंग से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और इसके लिए देखो सेल्फ बिलीफ की आवश्यकता है। जो बात हमने शुरुआत में की थी ना कि बहुत सारे लोग अभी भी पास्ट की मेंटेलिटी से जी रहे हैं कि हम इंफीरियर हैं, इंडियन से कुछ नहीं होगा।
ये सब जो बातें हैं वो छोड़ के सेल्फ बिलीव करना होगा। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया में, उसे यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें आर्टिकल में बोली जाती हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक 8 साल की बच्ची के द्वारा मोंकहुड धारण करने से संबंधित है। मतलब साध्वी बन गई 8 साल की बच्ची, उसने अपना घर बार छोड़ दिया। आप जीएस पेपर 4 से खास करके इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एथिकल डायमेंशन काफी अटैच है इस इशू में। ये जो 8 साल की बच्ची है ना, ये एक बहुत अमीर डायमंड मर्चेंट की बच्ची है। अब वैसे तो आपको पता है कि हमारे देश में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 जो है वो राइट टू रिलीजन से संबंधित है। आर्टिकल 25 खास करके ये बोलता है कि सबको अपने हिसाब से रिलीजन को प्रोफेस करने का अधिकार है। लेकिन देखो आर्टिकल 25 में ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। मतलब राइट टू रिलीजन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, जिसके रीजंस बताए गए हैं। जैसे कि देखो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, ये सब। अब कुछ लोगों का कहना है कि एक 8 साल की बच्ची का साध्वी बनना ये मोरालिटी के अगेंस्ट है। वैसे ये बच्ची देखो जैन कम्युनिटी से थी, लेकिन हम ओवरऑल इस इशू को डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी धर्म में अगर कोई छोटा बच्चा साधु या साध्वी बनता है, मतलब वो अपना नॉर्मल जो जीवन है उसे त्याग देता है, तो कितना मोरल कितना इमोरल है। समझ गए? तो मतलब ओवरऑल ये इशू है, किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, चाहे वो छोटा बच्चा किसी भी धर्म का हो। अब देखो एथिकली ये क्यों गलत है। अब एक बच्चे की उम्र मान लीजिए 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, उसे तो देखो उतना समझ भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। मतलब साधु बन जाना या साध्वी बन जाना, इसका मतलब क्या है। इतनी छोटी उम्र में मतलब नहीं समझ में आता कि आप किस चीज का त्याग कर रहे हो, इसका मायने क्या है। समझ रहे हो? मतलब आप देखो ये कह सकते हो, कुछ लोगों का आरोप लगता है कि माँ बाप की मर्जी चलती है इसमें। माँ बाप चाहे तो किसी बच्चे को शुरू से ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि आप बेटा तुम्हें तो साधु बनाएंगे, बेटी तुम्हें यहां भेजेंगे। तो वो चीज ना, वो वैल्यूज, वो विचार छोटे बच्चे के मन में बस जाते हैं, नर्चर करने लगते हैं। बाद में कह दिया जाता है कि छोटे बच्चे का शुरू से ही इस तरफ इंक्लिनेशन था। लेकिन देखो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। छोटे बच्चे आपको भी पता है गीली मिट्टी के समान होते हैं, और जैसा उन्हें सिखाया जाए वैसा वो सीख लेते हैं। अब होता क्या है, जब इतनी छोटी उम्र में कोई बच्चा अपनी नॉर्मल जीवन को त्याग देता है ना, तो वो फिर एक अपॉर्चुनिटी खो देता है। बच्चा परिवार के साथ रहता है, घुलता मिलता है, बचपन के दिन नॉर्मली बिताता है, तो सोशल और इमोशनल स्किल्स डेवलप होती हैं। लेकिन हो सकता है कि आश्रम में वैसी स्किल्स ना डेवलप हो, छोटे बच्चे से उसका बचपन पूरी तरह से छिन जाता है। कई बार देखो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है कि आश्रम में मतलब उनका गलत ढंग से इस्तेमाल होता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ परिवार जानबूझ के अपने बच्चों को भेज देते हैं आश्रम वगैरह में, ताकि वो अपनी सोशल स्टैंडिंग को इंक्रीज कर सकें कि देखो हम ज़्यादा धार्मिक हैं, उनकी इज्जत जो है समाज में बढ़े। इसके बाद वैसे तो देखो जब इस प्रकार की चीज़ें ना तब न्यूज़ में बनती हैं जब कोई अमीर फैमिली अपने बच्चे को आश्रम में भेज देती है। आपको भी पता है, मतलब लोगों को मसाला जैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है ना, कि हाँ भाई 100 करोड़ का मालिक लेकिन अपने बच्चों को भेज दिया आश्रम में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने के लिए, तब न्यूज़ में आती हैं। लेकिन देखो जब ना ऐसा होता है ना, तो गरीब फैमिलीज के ऊपर बल्कि ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो भी अपने बच्चों को आश्रम में भेज दें। समझ रहे हो? तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर। और जब बच्चे ना छोटी उम्र में चले जाते हैं तो आगे जाके डिप्रेशन का शिकार होना, एंजाइटी होना, ये सब भी देखने को मिलता है। और देखो कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है कि एक बार के लिए जल्दबाजी में आश्रम वो चले गए, अपना नॉर्मल लाइफ का उन्होंने त्याग कर दिया, लेकिन बाद में वो नॉर्मल लाइफ के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन समाज में स्टिग्मा के चलते वापस नहीं आ पाते नॉर्मल लाइफ में। और देखो छोटे बच्चे जब चले जाते हैं ना इस प्रकार से आश्रम वगैरह में, तो उनकी एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पाती अपने पीयर से। अपने पीयर्स मतलब जो भाई बहन है या फिर दोस्त हैं छोटे बच्चे, या फिर कम्युनिटी के साथ में। तो ये सब
एथिकल डायमेंशंस हैं इस इशू में, एथिकली ये गलत है ऐसा कुछ लोगों के द्वारा बोला जाता है। और पक्ष में तो देखो काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे राइट टू रिलीजन है, पार्ट ऑफ प्राइवेट अफेयर है, पुराने समय में गुरुकुल सिस्टम भी हुआ करता था। तो मतलब एक प्रकार से एनालिसिस हमने किया कि एथिकल क्रिटिसिज्म क्या है और पक्ष में क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। इस इशू पर एथिक्स में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।